मेडिकल की फील्ड की एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसमें ज़ाहिरी जख्म, इंजरीज और ट्रॉमास का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। इसी दौरान जो चीज़ नज़रअंदाज हो जाती है वो है ऐसे ट्रॉमास या ऐसे जख्म जो कि किसी इवेंट, किसी बिहेवियर की वजह से हम पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। ट्रॉमा जिसके बारे में बात नहीं की जाती। ट्रॉमा बेसिकली ये नहीं है कि मतलब जैसे आजकल बहुत कैजुअली यूज़ किया जाता है कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, मुझे ट्रॉमा हो रहा है। नो, दिस इज़ नॉट ट्रॉमा। ट्रॉमा बेसिकली ये होता है अगर आपने अपने किसी प्यारे को खो दिया है, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, या फिर आपके पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट या फिर फाइनेंशियल इश्यूज आपको फेस करने पड़ रही हैं, बेसिकली ये ट्रॉमा होती हैं। देयर इज दिस टर्म एपिजेनेटिक्स, नॉट ओनली थ्रू बिहेवियर्स, बिलीव्स एंड पैटर्न्स के थ्रू ये ट्रांसफर होता है, बट ऑल्सो जीन्स के थ्रू भी ये चीज़ ट्रांसफर हो रही होती है। ये जीन्स तक में असर रखता है अपना और ये ट्रांसफर होता है। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर खाकान अहमद बंदेशा। नाज़रीन, मेडिकल की फील्ड की एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसमें ज़ाहिरी जख्म, इंजरीज और ट्रॉमास का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। इसी दौरान जो चीज़ नज़रअंदाज हो जाती है वो है ऐसे ट्रॉमास या ऐसे जख्म जो कि किसी इवेंट, किसी बिहेवियर की वजह से हम पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। आज इसी तरह के एक मौजू पर बात करेंगे जिसका नाम है जनरेशनल ट्रॉमा। हमारे साथ मौजूद है मिस मानूर जो कि मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे आई वाज रियली सिक टुडे बट I couldn't resist myself because I just love this topic, generational trauma. It's really close to my heart. So I'm delighted to be here. Thank you so much for being here मैम। अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकें कि जनरेशनल ट्रॉमा से मुराद क्या? ओके, बेसिकली जनरेशनल ट्रॉमा ये होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन एंड देन सो ऑन चीज़ पास ऑन हो रही होती है। बेसिकली कोई भी पेन है, कोई भी अब्यूज़ है, चाहे वो फिज़िकल है या फिर वो इमोशनल है, या फिर कोई ऐसे पैटर्न्स हैं, कोई ऐसे बिलीव्स हैं, बिहेवियर्स हैं, एंड इवन रिलेशनशिप्स, वो सारे जो भी फेस किए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट हैंड ही एक्सपीरियंस किया है। अगर आपके किसी ग्रैंड पेरेंट्स ने या आपके पेरेंट्स ने भी फॉर इंस्टेंस वो फेस की चीज़, तो वो आप में ट्रांसफ़र हो जाती है इवन थ्रू जीन्स। तो ये बहुत ही एक डेंजरस चीज़ है ट्रॉमा जिसके बारे में बात नहीं की जाती। ट्रॉमा बेसिकली ये नहीं है कि मतलब जैसे आजकल बहुत कैजुअली यूज़ किया जाता है कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, मुझे ट्रॉमा हो रहा है। नो, दिस इज़ नॉट ट्रॉमा। ट्रॉमा बेसिकली ये होता है अगर आपने अपने किसी प्यारे को खो दिया है, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, या फिर आपके पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई है, या फिर आपने इमिग्रेशन की है, एक जगह से दूसरी जगह आप हिजरत करके आए हैं, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ रही हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं बेसिकली ये ट्रॉमा होती हैं। एंड अगेन इट कैन बी इमोशनल और फिजिकल। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इमोशनल ट्रॉमास और मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो हमारी सोसाइटी में बिल्कुल उन पर बात नहीं की जाती, बिल्कुल अंडर द कारपेट होते हैं और अक्सर औकात ऐसे ही नज़रअंदाज हो जाते हैं। और जो चीज़ नज़रअंदाज हो जाए उसका इलाज मुमकिन ही नहीं होता। तो आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर मुझे समझा सकें कि जिससे आम लोग रिलेट कर सकें। बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं दूंगी। जैसे एक मदर हैं, जब वो मदर इन लॉ बनती हैं तो उन्होंने अपने उस फेज़ में जब एज अ बहू उन्होंने जो चीज़ें फ़ेस की होती हैं अपनी मदर इन लॉ से, तो वही उन्हें लगता है कि यही चीज़ अब वो रिपीट करेंगी, सेम पैटर्न्स। जब उनकी बहू आएगी, वो आएगी, उससे वो काम कराएंगी और ख़ुद आराम करेंगी जैसे उन्होंने फ़ेस किया था, जबकि इस चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो ये है कि अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स से वायलेंस या फिर अब्यूज़ कुछ भी उन्होंने फेस किया था अपने हाउस होल्ड में, तो वो वही चीज़ अपने घर में भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मर्दों में देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो वो चीज़ पेरेंट्स से ही ट्रांसफ़र हो रही होती है। और फिर जो उनके बच्चे होते हैं उन्हें बहुत सी चीज़ें मेंटली उन्हें फेस करना पड़ रहा होता है, प्रेशर देखी जाती है और इमोशनली बहुत ज़्यादा सहमे हुए रहते हैं, डरे रहते हैं और बहुत ज़्यादा एंक्शियस होते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल कन्वर्सेशन भी घर में हो रही होती है वो चीखों पुकार के थ्रू हो रही होती है। और ये बेसिकली साइंस है कि जब जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही परफेक्ट बनाने की कोशिश की कि परफेक्शनिज्म होना चाहिए, और फिर वही पेरेंट्स रिपीट कर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ। फॉर एग्जांपल उनका बच्चा 99 मार्क्स लेके आया है एंड दे विल बी लाइक मतलब अप्रिशिएट करने के बजाय वो ये कह रहे होते हैं अपने बच्चे को कि जी 100% क्यों नहीं लेके आएगा, तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं आई, तो अब नेक्स्ट टाइम तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आ चाहिए। तो बेसिकली ये ट्रॉमा बॉन्डिंग है जो चलती आ रही है। तो इंस्टेड ऑफ लेबलिंग योर चाइल्ड कि तुम डम हो या फिर स्टूपिड हो या तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते, इसको पॉजिटिव वे में भी चेंज किया जा सकता है। एंड आई थिंक इट्स टाइम। इसी वजह से जो उनके पेरेंट्स हैं यानी जो हमारी जनरेशन है
उसमें बहुत सी ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं क्योंकि अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। तो वो उन्हें एक टर्मिनोलॉजीज़ आ गई हैं, उन्हें पता चल गया कि वट एवर दे आर फेसिंग उसका कोई नाम है। फॉर एग्जांपल अगर वो बहुत ज़्यादा एंक्शियस फील कर रहे हैं तो उसका नाम है, उसे एंजाइटी का नाम देंगे, या फिर वो मतलब अगर अपने पेरेंट्स में उन्हें कोई नेगेटिव बात नज़र आ रही है तो वो उसको भी नेम करेंगे। एंड इट्स नॉट रॉन्ग, इट इज़ ट्रू कि पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं समहाउ। सब नहीं होते लेकिन मोस्टली होते हैं, क्योंकि देसी हाउस होल्ड में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल फैमिलीज़ हैं या फिर नार्सिसिस्ट पेरेंट्स हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसे होता है। और उसकी एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले दी कि जो सिंपल बात भी घर में हो रही होती है वो इसी तरह चीखो पुकार से हो रही होती है, क्योंकि उनके टाइम में उनके पेरेंट्स ने उनकी ऐसी बात सुनी नहीं थी। तो वो उन्हें लगता है कि अगर मैं अपने बच्चे को कुछ कह रहा हूँ तो मुझे वो लाउड वॉइस में ही कहना पड़ेगा, या चीख चीख के कहना पड़ेगा, या बार बार कहना पड़ेगा, तभी मेरी बात सुनी जाएगी। और एक ये भी बहुत कॉन्सेप्ट है कि गुस्सा निकाल नहीं सकते तो उसे सप्रेस करते हैं। और गुस्सा किस तरह निकल रहा होता है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि दरवाजे ठाठा मारे होते हैं, कुछ इस तरह का आपने देखा ही होगा, ये बहुत ही कॉमन हाउस होल्ड में चीज़ है। जी आप ठीक कह रही हैं। आजकल अवेयरनेस की वजह से हमारी जनरेशन को इन टर्म्स का पता है, जिसकी वजह से ये बात पॉइंट आउट भी की जाती है, अक्सर पॉइंट आउट की जाती है जब भी उनके साथ कोई ज्यादती पेश आती है। आप अगर मुझे ये बता सकें कि ये शिफ्ट कैसे होता है, इसका ट्रांसफ़र कैसे होता है, ट्रांसफ़र का जरिया क्या बनता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक उस ट्रॉमा को लेके चलता है? क्या ऐसे ज़राए हैं कि जिससे वो ट्रॉमा मैनिफेस्ट होता है और अगली जनरेशन तक पहुंचता है, जिससे अगली जनरेशंस भी उसका शिकार होती हैं और यही साइकिल कंटिन्यू होता जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इस तरह ट्रांसफ़र हो रहा होता है। देयर इज दिस टर्म एपिजेनेटिक्स। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि नॉट ओनली थ्रू बिहेवियर्स, बिलीव्स एंड पैटर्न्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो रहा होता है, बट ऑल्सो जीन्स के थ्रू भी ये चीज़ ट्रांसफ़र हो रही होती है। ट्रॉमा अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस किया है ट्रॉमा तो आपके पेरेंट्स में ट्रांसफ़र हो रहा होगा, एंड देन योर पेरेंट्स विल बी ट्रांसफरिंग टू देयर चाइल्ड। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, ये जीन्स तक में असर रखता है अपना और ये ट्रांसफ़र होता है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये इंटरनली है बेसिकली, कि ये ऐसी चीज़ है जो दिख नहीं रही है और इसे सप्रेस किया जा रहा है। एंड आपने ये बात बहुत ही कॉमनली अपने बड़ों में सुनी होगी कि वो कहते हैं कि घबराहट महसूस हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा, इस तरह की बातें समझ नहीं आ रही कि इंटरनली उन्हें क्या हो रहा है। इवन तो वो डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, टेस्ट वगैरह भी कराते हैं, रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं, और फिर वो ब्लेम कर रहे होते हैं डॉक्टर्स को कि भाई ये डॉक्टर ठीक नहीं है, इसको पता नहीं चला कि मेरे साथ मसला चल रहा है, बीमारी है। तो बेसिकली सारी इंटरनली चीज़ें हो रही होती हैं जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, और ये सारे ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं ट्रॉमा के। इसके अलावा बहुत ही कॉमन एग्जांपल ये है कि पेरेंट्स गिल्ट ट्रिप में डाल रहे होते हैं। ये भी ट्रॉमा रिस्पॉन्स ही बेसिकली होता है कि मतलब अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि हम तो अपने ज़माने में स्कूल जाते थे, पैदल चल के जाते थे, पता नहीं क्या क्या हम तकलीफ़ें बर्दाश्त करते थे, और सारा कुछ पहाड़ करके और इस तरह। तो ये बेसिकली अपने बच्चों को गिल्ट ट्रिप में डाल रहे होते हैं कि आप लोगों के पास तो सारी साइशें हैं, सब कुछ है, और आप लोग फिर भी नखरे कर रहे हैं, या फिर भी आपके मसले ज़्यादा हैं। तो बेसिकली मसले जो ज़्यादा हैं, जो आज की जनरेशन को कहा जा रहा है कि उसमें साइकोलॉजिकल मसले ज़्यादा हैं या बहुत ज़्यादा वो इंसेंसिटिव है, वो रीज़न यही है कि पहले सारा जितने भी मसले थे, मसले ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, मसले पहले भी थे, लेकिन तब अवेयरनेस नहीं थी, तब पता नहीं था, ये पता नहीं था कि उसको चैनल आउट कैसे करना है या किसको दिखाना है और किस तरह क्या करना है। लेकिन अब क्योंकि अवेयरनेस है तो जो हमारी जनरेशन है उसको टर्मिनोलॉजीज अगेन पता है कि इस चीज़ को ये कहते हैं, अगर हम ये फीलिंग या ये इमोशन को फील कर रहे हैं तो दिस इज़ एंगर और एग्रेशन और टर्म्स लाइक दैट। तो उन्हें पता है, इसलिए वो उसको नेम करते हैं, और इसलिए वो ज़्यादा इंसेंसिटिव है क्योंकि उन्हें पता है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, और उन्हें पता है कि अब हम एक साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर, थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन अभी भी स्टिग्मा है, पेरेंट्स कहते हैं कि तुम पागल थोड़ी हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो पागल होता है सिर्फ वही साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकता है, अदरवाइज आप नहीं जा सकते, जबकि बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है। और पहले जब मसले होते थे तो कहा जाता था कि जी जादू टोना वाला है, मैजिक है, इस वजह से हो रहा है, कोई साया है, जबकि वो साया थोड़े से साइकोलॉजिकल मसले होते थे जिन्हें समझना उनकी समझ से परे था। लेकिन अब अगेन अवेयरनेस है तो ये थोड़ा सा ईजी हो गया समझना। अच्छा, बहुत ही रिलेटेबल बात की आपने, उससे हमारी ऑडियंस ज़रूर रिलेट करेगी कि पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को गिल्ट ट्रिप में डालते हैं कि हम अपने ज़माने में किस किस तरह की मुश्किलें उठा के स्कूल जाते थे पढ़ने। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, पेरेंट्स के बिहेवियर का बच्चों पे कितना असर होता है और कहाँ कहाँ असर होता है? जी बिल्कुल, पेरेंट्स का बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चे पे ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ता है। पेरेंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
मैंने बहुत ही कॉमन ये चीज़ सुनी है कि हमारे पेरेंट्स बताते होते हैं कि उनके पेरेंट्स यानी हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो उन्हें जूतों से और हैंगर से और वाइपर से मारा करते थे या बाथरूम में या डार्क रूम्स में बंद कर देते थे। और फिर वही चीज़ उनके बच्चों में ट्रांसफ़र कैसे हुई कि अब उन्हें फ़ियर होता है डिफरेंट चीज़ों से। उन्हें नहीं पता क्यों फ़ियर डेवलप हुआ है, बट उन्हें फ़ियर है कुछ चीज़ों से, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रांसफ़र ही तो हो रहा है, ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र ही हो रहे हैं। बहुत ही कॉमन चीज़ है कि पेरेंट्स ये कहते हैं अपने बच्चों को कि लोग क्या कहेंगे, नहीं तुम फ़लानी डिग्री नहीं कर सकते, उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं अपने बच्चों के लिए, या तो डॉक्टर या इंजीनियर। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोफेशन परस्यू करना चाहेंगे तो दे विल बी लाइक कि लोग क्या कहेंगे कि ओ तुम फैशन डिज़ाइनिंग करोगे या फैशन डिज़ाइनिंग में जा रहे हो, जिसकी वजह से उनके बच्चों में शेम गिल्ट डेवलप हो रहा होता है। इसके अलावा क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका ब्रेन फुली डेवलप नहीं हुआ होता, तो इसकी वजह से जो भी उनके पेरेंट्स उनके साथ कर रहे होते हैं वो उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल मैं ये दूंगी, जैसे मैंने हीटिंग वाली आपको बात बताई कि पेरेंट्स बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने तो हमें बहुत मारा था, हमने तो उफ तक नहीं किया। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने बच्चों को भी मार रहे होते हैं। कोई भी उसने काम गलत कर दिया तो उस पर उसको मार रहे हैं। और एक लेबलिंग बहुत कॉमन चीज़ है, और लेबलिंग इस तरह कर रहे होते हैं कि तुम स्टूपिड हो, तुम्हें इतना सा बात समझ नहीं आती है, इतना सा काम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बच्चे को एंक्शियस कर रही होती हैं, या बहुत ही जल्दी डालना कि फटाफट करो, टाइम नहीं है, या मतलब इस तरह कुछ भी, जिसकी वजह से बच्चा एंक्शियस हो जाता है, उसमें एंजाइटी बिल्डअप हो जाती है। तो फिर जब वो बड़ा होता है तो कोई भी वो काम करता है तो उसको होता है कि जल्दी जल्दी करना है। अगर वो अभी कोई फॉर एग्जाम्पल रेडी हो रहा है कहीं जाने के लिए, तो उसके माइंड में जो नेक्स्ट चीज़ चल रही होगी जो अभी हुई भी नहीं है, उसके माइंड में नेक्स्ट चीज़ चल रही होगी बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि बहुत ही हाइपर विजिलेंस बच्चों में आ जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन और शेम, ये सारी चीज़ें बच्चों में अपने पेरेंट्स से ही आ रही होती हैं। एंड देयर इज़ वेरी कॉमन सेइंग कि जो बच्चों के पहले बुलीज होते हैं वो उनके घर वाले, उनकी फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू। कि वो घर से ही बच्चों को बुली करना शुरू कर देते हैं कि तुम मोटे हो, पतले हो, तुम्हारा नाक कैसा है, थिंग्स लाइक दैट, विच इज़ वेरी रॉन्ग। इंस्टेड ऑफ लेबलिंग पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए पर्सनालिटी पे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बजाय इसकी अपीयरेंस पे करें। तो ये सारी चीज़ बेसिकली घर से ही डेवलप हो रही है। जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि हमने तो कभी झूठ बोला नहीं, पता नहीं हमारे बच्चे क्यों झूठ बोल रहे हैं, कहाँ से उन्होंने सीख रहा है। बेसिकली घर से ही बच्चे सीख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अंकल या आंटी मिलने आया है तो या फादर या मदर कहती हैं कि जाओ बेटा उनको कह दो कि अम्मी घर नहीं है, अबू घर नहीं है, तो ये क्या है, आप इसको झूठ में इंक्लूड नहीं करते। तो यहीं से बच्चा फिर इनोसेंट होता हो जाए, कह देता है कि अम्मा या अब्बा कह रहे हैं कि जी मैं घर पे नहीं, तो झूठ हो गया। लेकिन बच्चे को इसको सेंस करना नहीं आया कि मैं किस तरह जाकर हूँ, कि मतलब इसको मैंने मना कर, मतलब अम्मा अब्बा का नाम नहीं लेना है क्या। तो वो बस इनोसेंस में जैसे उसको कहा गया वो आगे आके बोल देता है। तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स निगलेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई बच्चे को क्या पता चलेगा, क्या ही उसको समझ लग रही होगी। चाइल्डहुड बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड होता है, डेवलपिंग एज में होता है, बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। तो बच्चे को जो जैसे सिखाया जा रहा है, जो वो ऑब्जर्व करे, बेसिकली बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है। आप उससे कुछ बात करें ना, यानी इन सेंटेंसेस उससे कुछ बता रहे तो वो उसको समझ नहीं आ रही, उसको आपकी टोन, आपका बिहेवियर समझ आ रहा है कि आप किस तरह चीख के बोल रहे हैं, पोलाइटली बोल रहे हैं या आप ऊंचा बोल रहे हैं, टोन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो उसे ये चीज़ें समझ आ रही है, बात उसको ऐसे समझ नहीं आ रही होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है। इंसान की फितरत है कि वो जो देखता है वही सीखता है। वो जानते हुए या ना जानते हुए अपने दिमाग में वो बात बिठा लेता है। फिर चाहे वो पेरेंटिंग हो, पेरेंट्स ने जो देखा वो अगली जनरेशन में वही करते हैं, बिल्कुल वही सीडी रिपीट होती। इसी तरह बच्चे भी अगर वो झूठ घर में बोलता सुनते हैं किसी को, तो वही चीज़ वो बाहर जाके करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि बहुत ही कॉमन चीज़ है कि फादर्स यानी जो मेल्स होते हैं इन पर्टिकुलर, वो बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। बिकॉज हमारी सोसाइटी ये इस बात पे जोर डालती है कि मर्द है तो वो अपने इमोशंस नहीं दिखा सकता या फिर रो नहीं सकता है, इस तरह की चीज़ें। तो ये बेसिकली हमारी सोसाइटी ने बिल्डअप की हुई हैं। तो इस वजह से जो फादर्स होते हैं वो मोस्टली अनअवेलेबल होते हैं, वो अपने बच्चों पे उस तरह फोकस नहीं कर पाते। बहुत ही कम रेशो है कि मैंने देखा हो कि फादर और सन का एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को इमोशनली अनअवेलेबल देख रहे हैं, या बच्चे या पेरेंट्स निगलेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे को या उसकी नीड्स को। तो वही चीज़ वो फिर जब खुद इन रिलेशनशिप आते हैं या फिर मैरिज की तरफ जाते हैं तो वो सारी चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने यही कुछ देखा है।
अच्छा, आपकी इस गुफ्तगू से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अब अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए बता सकें कि क्या ऐसे साइंस हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि हम क्या जनरेशनल ट्रॉमा को कैरी करते हैं, उसकी क्या मैनिफेस्टेशंस ऐसी जैसे हम खुद के लिए ये जान सकते हैं कि हम उसे सफ़र कर रहे हैं या नहीं? बहुत ही कॉमन चीज़ है कि जिनमें जनरेशनल ट्रॉमा ट्रांसफ़र हुआ होता है उनमें टेंडेंसी होती है पीपल प्लीजिंग की। उसके अलावा क्रॉनिक इलनेस बहुत कॉमन है, जिसमें एंजाइटी, स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, डिप्रेशन और इस तरह के मेंटल इश्यूज बहुत ही कॉमन उनमें होते हैं। उसके अलावा उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने अपने इमोशंस को प्रोसेस किस तरह करें। आउट ऑफ नोवेयर बहुत ही हैवी इमोशंस को फील कर रहे होते हैं एंड दे आर अनएबल टू नेम इट, बिकॉज वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे अपने पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स ने फेस की होती है, जो कि उनमें ट्रांसफर हुई होती है, जैसे मैंने बताया जीन्स और डीएनए में रह जाती है। तो वो जो चीज़ इंटरनली उनको डिस्टर्ब कर रही होती है, इस वजह से वो उसको प्रॉपर्ली चैनल आउट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो जब बच्चे भी कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं या अपने पेरेंट्स को बताना चाह रहे होते हैं, तो पेरेंट्स भी उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं, निगलेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी आज सच अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि उनके ज़माने में आप कह लें कि इन टर्मिनोलॉजीज का जिक्र भी नहीं किया जाता था और बहुत ही रेयर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट होते थे। लेकिन अब तो आप देखें कि कितनी वास्ट ये चीज़ हो गई है और कितनी ये फील्ड स्प्रेड हुई है फास्टली, और अब तो अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा आ गई है और इस पर बात की जा रही है, इस स्टिग्मा को, टैबू को कम किया जा रहा है। और आई एम हैप्पी कि कुछ फैमिलीज़ इस चीज़ को प्रमोट भी करनी है कि थेरेपी सीख करनी चाहिए, और अगर कोई बच्चे में मसला है तो वो प्रोफेशनल हेल्प भी लेते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कहती हैं कि अपने इमोशंस को सप्रेस करो, बताना नहीं है, और वो इमोशंस उसके इतने बॉटल अप हो जाते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता ओवरवेलमिंग उसमें फीलिंग डेवलप हो जाती है और बाकी साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं। देयर इज दिस सेम के पेरेंट्स का भी फर्स्ट टाइम है कि वो पेरेंट्स बने हैं, और बच्चों का भी फर्स्ट टाइम है कि वो इस दुनिया में आए हैं और वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों का फर्स्ट टाइम है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपको शऊर आ गया है, जब आपको मसला पता चल गया है, तो उस पर बात की जाए, उसको रिजॉल्व किया जाए, बजाय इसके कि उसको स्प्रेस किया जाए या फिर अवॉइड किया जाए इस हद तक कि उसके फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलें। फॉर एग्जांपल रिसर्चेस जो है रिसेंट वो ये बता रही हैं कि अगर स्ट्रेस को स्प्रेस किया जाए कॉन्टिन्यूसली, उसको चैनल अप ना किया जाए हेल्दी वे में, तो वो एक कॉज बनता है कैंसर का। इसके अलावा बार बार ब्लड प्रेशर आपका लो होना या ड्रॉप करना, ये भी इंडिकेट करता है कि इंटरनली आपकी कोई इमोशंस ऐसे हैं या स्ट्रेस है या फिर एंजाइटी है जो कि आपकी बॉडी में स्टोर हुई है, जो कि बाहर नहीं निकाली गई, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, बॉडी सिम्टम्स। और लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि चूँकि अवेयरनेस अब बढ़ गई है, तो पेरेंट्स को भी उसके साथ रिवॉल्व करना चाहिए और जो भी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आती हैं उसको यूटिलाइज करना चाहिए, और उन्हें खुद भी जो उनकी ट्रॉमाज हैं उसको रिजॉल्व करना चाहिए ताकि वो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि देयर इज़ ऑल्सो दिस सेइंग कि आपके पेरेंट्स जो फेस कर रहे होते हैं, जो उनके अनरिजॉल्व ट्रॉमाज होते हैं, तो वो फिर उनके बच्चों को एज डीमेंस फेस करने पड़े होते हैं, उनके बच्चों को उस चीज़ से गुजरना पड़ रहा होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि उसको टाइमली रिजॉल्व कर दिया जाए ताकि ये जो मसले हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात है, क्योंकि अब आप देखिए बच्चों में ऑटिज़म बहुत कॉमन है, ADHD बहुत कॉमन है। ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों से, जीन्स से आपकी और बाकी आपके बिहेवियर से ये चीज़ ट्रांसफ़र होती जा रही है। अब क्योंकि स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, अब टेक्नोलॉजी का यूज़ आपने एक हद तक करना है। तो टेक्नोलॉजी का जब मैंने कहा कि आप उसको इन अ हेल्दी वे इस्तेमाल करें, तो उसका यही मकसद है कि लिमिटेड स्क्रीन टाइम होना चाहिए बच्चों को, ताकि ये वाले सारे जो मसले हैं उनको अवॉइड किया जा सके। और अगर बहुत हमारे पेरेंट्स को ये भी इशू है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, तो अगर आपके बच्चों में अगर आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं मेंटल हेल्थ इशू से रिलेटेड, तो आप इसे एक्सेप्ट करें और टाइमली आप प्रोफेशनल हेल्प जो है वो सीख करें, ताकि मसला ज़्यादा ना बढ़े और जब वो बड़े हों तो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा ना बन जाए। क्योंकि ये सारे जो भी ट्रॉमा है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो फिर जो बच्चे होते हैं वो जो भी रिलेशनशिप अपने फॉर्म करते हैं वो इसी बेस पे कर रहे होते हैं। इनमें एंशियस अटैचमेंट स्टाइल होता है, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स होता है। ये सारी चीज़ें उनके पेरेंट्स के जो बिहेवियर्स हैं, बिलीव्स हैं, उसी से उनमें ट्रैवल हो रही है और इसकी वजह से उन्हें बहुत से मसलों से गुजरना पड़ता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसमें एक जो ख़ास एक नुक्ता है वो ये कि बहुत से लोग, अक्सर लोग, जब उन्हें इन चीज़ों का पता चल जाता है, जब उन्हें इतनी अवेयरनेस आ जाती है, तो वो बहुत अरसा अपने पेरेंट्स को रिजेंट करते रहते हैं, पेरेंट्स को कोसते रहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ये किया तो आज हम यहाँ खड़े।
जी बिल्कुल। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या ये रिजेंटमेंट ठीक है या इसे नहीं होना चाहिए? क्या आपको खुद को अपने बिहेवियर्स को ओन करना चाहिए ताकि आप हीलिंग की जर्नी की तरफ जा सके? बिल्कुल, टोटली यहाँ पे ब्लेम पेरेंट्स का नहीं है, क्योंकि उनकी जिस तरह पेरेंटिंग हुई, उन्होंने जो चीज़ें सीखी, उन्हें लगा यही बेस्ट है और इसी तरह ये चीज़ होती है, पेरेंटिंग इसी तरह होती है, बच्चों को मार के ही सिखाया जा सकता है और सारा, तो वो अपना बेसिकली बेस्ट दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले यही है कि अब आपको पता है, बच्चों को आज जो कि हमारी जनरेशन है उसको पता है, तो फुली अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करें, क्योंकि उनका भी फर्स्ट टाइम था, उन्हें जो बेस्ट लगा अपने बच्चों के लिए उन्होंने वही किया, क्योंकि उनकी पेरेंटिंग इस तरह से हुई थी। तो अगर उन्हें लगता था कि बच्चों को मार के ही सिखाया जा सकता है तो वही चीज़ करते थे। यहाँ पर उन्हें लोगों का फियर था कि लोग क्या कहेंगे, कि आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकते, आपको लिमिटेड रखा गया था। तो अब आप एज न्यू जनरेशन वो चीज़ अपने बच्चों में इम्प्लीमेंट ना करें, आप अपने हेल्दी बाउंड्रीज को फॉर्म करें, अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करें, ताकि आप हीलिंग की तरफ जा सकें। अगर आप उसी चीज़ को पकड़ के रहेंगे कि मेरे पेरेंट्स की वजह से ये हुआ, तो वो जस्टिफाइबल नहीं है। आप एज अ ह्यूमन बीइंग या एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, दैट व्हाट्स रियली मैटर्स, कि आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं ताकि जब आपके बच्चे हों तो उनकी ये सारी चीज़ें ट्रांसफर ना हो बेसिकली। तो आप जो जनरेशनल ट्रॉमा की साइकिल है इसको ब्रेक कर सकते हैं। मिस्बा नूर, आपने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि जनरेशनल ट्रॉमा कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये होता क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। अभी जो ज़रूरी सवाल बच जाता है वो ये कि नेक्स्ट जनरेशन तक ये साइकिल ब्रेक कैसे किया जाए, कि ये सारी कमियां कोताहियां नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र ना हो, और हीलिंग कैसे मुमकिन है इस सबसे? बिल्कुल, हीलिंग जो है और इस साइकिल को ब्रेक भी किया जा सकता है, और इसके लिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली अवेयरनेस है, जो कि आई थिंक अब काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है सबको। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसका पता है। तो सेकंड स्टेप ये होता है कि आप रीपेरेंटिंग करें, जो भी आपकी अनमेट इमोशनल चीज़ें थी उसको आप दोबारा रीपेरेंट करें खुद से, और उस पर रिसर्च करें और उसको दोबारा खुद अपने आप को बिल्ड करें। और इसके अलावा ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, आप उनसे थेरेपी सीख कर सकते हैं। अदर दैन दैट, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो है वो आप फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें यही है कि जो टॉक्सिक लोग हैं, चाहे वो फैमिली में हैं या फिर आउटसाइड द फैमिली हैं, उनसे अपना एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाए ताकि वो आपको इमोशनली या साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट ना करे। लास्ट ये है कि कंपैशन, सेल्फ कंपैशन होना ज़रूरी है, यानी आप खुद से सेल्फ लव करना स्टार्ट करें, खुद को एज अ ह्यूमन बीइंग देखें और ख़ुद को पहले रखें, ताकि देयर इज़ दिस थिंग कि जब आपका जो कप है वो फिल होगा, तभी आप दूसरों के जो लाइफ है उसमें मीनिंगफुली पोर कर सकेंगे। सो यही चीज़ है कि आप पहले खुद पे वर्क करें, ठीक है, और फिर ही आप सोसाइटी में इम्पैक्ट जो है हेल्दी वो डाल सकेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये, अगर हम हील करेंगे और इस जनरेशनल ट्रॉमा को ब्रेक करेंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल चीज़ है क्योंकि अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं है, तो जब हील करेंगी जो ये जनरेशन है, हील करेंगी और जो न्यू रिलेशंस फॉर्म करेंगी तो वो हेल्दी होंगे एज़ कम्पेयर टू जो पहले रिलेशनशिप बिल्ड हुए हुए हैं कि आपके साथ फिजिकल या इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है तो उसको आपने सप्रेस करना है, बर्दाश्त करना है, तो वो चीज़ें आप दोबारा, आई गेस वो साइकिल दोबारा रिपीट नहीं होगी। हीलिंग से बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आप हेल्दी सोसाइटी फॉर्म कर सकेंगे या बिल्ड कर सकेंगे। सो आई गेस हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्रेकिंग जनरेशनल ट्रॉमा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच मिस मानूर, आपने आज हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत ज़्यादा अपना नॉलेज शेयर किया। जनरेशनल ट्रॉमा एक बहुत ही वास्ट टर्म है जिसको एक ही पॉडकास्ट में कवर करना मुमकिन नहीं है। हमने अपनी कोशिश की है कि इसको बेहतरीन अंदाज में रिलेटेबल करके आप लोगों तक पहुंचाएं। आज की इस पॉडकास्ट को हम एक वेल नोन कोट के साथ एंड करेंगे, विच इज़ बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।